नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। नवाचारों की इन कड़ी में हम विभिन्न राज्यों के विभिन्न शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचार आपसे डिस्कस करते हैं, आपसे चर्चा पर चर्चा करते हैं। ऐसे इस सीरीज में इस समय जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे पिछले 2 दिनों से, आज तीसरा दिन है, वो नवाचार है दिल्ली के शिक्षकों द्वारा दिए गए दिल्ली के। दिल्ली के शिक्षकों ने हमें क्या इनोवेटिव आइडियाज दिए, क्या केस स्टडी हमने प्राप्त करी, कौन सी केस स्टडीज हमने बनाई, ये सारा डिस्कशन आपसे हुआ। और आज हम इसके अतिरिक्त भी आपसे डिस्कशन करेंगे और कुछ नवाचारों पे जो हमें दिल्ली के ही शिक्षकों द्वारा प्राप्त हुए। दिल्ली से हमें 4 केस स्टडीज हमने बनाई थी, जिसका चौथा इनोवेटिव आइडिया का डिस्कशन हम कल करेंगे और परसों से फिर हम किसी नए राज्य की नवाचार पुस्तिका पे आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नवाचार आपको पसंद आ रहे होंगे और इनमें से कई सारे नवाचार ऐसे होंगे जिन्हें आपको लगता होगा कि निश्चित तौर पे आपको अपने विद्यालय में क्रियान्वित करना चाहिए। आइए हम इस चर्चा परिचर्चा को, इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि आप अपने पास एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठें, जिससे अगर नवाचार में कुछ गतिविधि है, कोई गतिविधि आपको पसंद आती है तो आप उसको नोट डाउन करते चल सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इस नवाचार से संबंधित या फिर ZIIEI प्रोग्राम से संबंधित, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, जिससे आप अंत में मुझसे पूछ सकें। जैसा मैंने कहा, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है इस नवाचार से या फिर शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार या ZIIEI प्रोग्राम से संबंधित कि किस प्रकार से आप अवार्ड के लिए अपने नाम भेज सकते हैं, किस तरीके से आपके नवाचार चयनित होते हैं, या ऐसे कौन सा माध्यम है जिससे आप अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप राज्य एवं राष्ट्रीय लेवल पर सम्मानित हो सकते हैं, इत्यादि कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे या तो फेसबुक पे कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हैं या फिर जूम के माध्यम से आप सीधे तौर पे हमसे जुड़ सकते हैं। जूम की आईडी अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे देखिए प्राप्त हो जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट जूम पे हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे तौर पर हमसे संवाद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंसेस हैं आपके जो आप साझा करना चाहते हैं मुझसे, और आप मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश के समक्ष शिक्षकों के साथ या फिर जो भी शिक्षक हमारे साथ इस लाइव वेबिनार पे जुड़े हुए हैं या फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आप उन तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, अपने अनुभव पहुंचा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सकते हैं। और हो सकता है आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस किसी शिक्षक के लिए बहुत लाभप्रद हो और उनको बहुत सहायता मिले आपके अनुभवों के द्वारा, या बहुत कुछ सीखने को मिले आपके द्वारा साझा किए गए अनुभवों के माध्यम से। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के केस स्टडी की तरफ, इनोवेटिव आइडिया की तरफ। तो इस केस स्टडी का नाम है स्व अध्ययन या इंग्लिश में सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग आखिर है क्या, या मैं पूछूं स्व अध्ययन क्या है, तो ऐसा कह सकते हैं कि स्व अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से या फिर उसकी सहायता के बिना स्वयं से सीखना, आगे बढ़ना, अपनी गलतियां तलाशना, उन्हें सुधारना, स्वयं प्रयास करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर होता है और स्वयं से आकलन करता हुआ आगे बढ़ता है। जब एक बच्चे के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर स्व अध्ययन की भावना जागृत होती है, स्वयं से सीखने की इच्छा जागृत होती है, तो उसके कई सारे फायदे निकल के सामने आते हैं। पहला तो एक, अगर हम बच्चों की साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, तो मैं
बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि कई बार शिक्षकों का कहना होता है या कई बार पेरेंट्स का कहना होता है, अभिभावकों का कहना होता है कि सर हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, उन्हें दूध दो तो मना कर देता है, कहता है नहीं मैं नहीं पीऊंगा, या मुझे दूध पसंद नहीं है मैं नहीं पीऊंगी। टीचर ने कहा सर बच्चा मना कर देता है। मैं कहता हूँ कई बार उनसे कि आप एक तरीका अपना सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका। यहाँ पे आप बोल रहे हैं बच्चे को दूध पीने के लिए, तो आप अपना जजमेंट, अपना डिसीजन उन पर थोप रहे हैं। आप एक तरीका अपनाइए, 2 कप लेके रखिए, और बच्चे के अगर कोई कार्टून कैरेक्टर है या कोई कलर पसंद है आप के बच्चे को, तो वो कार्टून कैरेक्टर या उस कलर के कप लेके रखिए। अब बच्चे के सामने आपने 2 कप रखे, फॉर एग्जाम्पल एक में बना हुआ है स्पाइडरमैन और एक में बना हुआ है छोटा भीम। अब आपने बच्चे से पूछा कि अच्छा बच्चे तुम्हें दूध पीना है तो बताओ किस वाले कप में पियोगे, स्पाइडरमैन वाले कप में पियोगे या फिर ये छोटा भीम वाले कप में पियोगे। अब बच्चे को जो कैरेक्टर पसंद है, बच्चा वो कैरेक्टर वाला कप आपसे लेगा कि मैं तो नहीं मम्मा मैं छोटा भीम वाले में नहीं पीऊंगा, मैं तो स्पाइडरमैन वाले में पीऊंगा। और बच्चे ने स्पाइडरमैन वाला कप उठाया, और अब क्योंकि उसको आपने अधिकार दे दिया स्वयं से चुनने का, तो अब वो स्वयं से चुन करके दूध भी पी जाएगा, मतलब आपका काम भी हो गया, और बच्चे को यहाँ ये भावना जागृत हुई या उसे ये पता चला कि उसे महत्व दिया जा रहा है या उसके डिसीजन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इस तरीके से बच्चों को जब स्वयं डिसीजन करने का एक अधिकार दिया जाता है, स्वयं से चुनने का अधिकार दिया जाता है, तो उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव जागृत होता है। सिमिलरली इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, तो बच्चा जब स्वयं से सीखता है, स्वयं से पढ़ता है, स्वयं से अध्ययन करता है, तो अब वो ज्यादा गहराई में अध्ययन कर रहा होगा, स्वयं की जिम्मेदारी के साथ सीख रहा होगा। तो जब वो खुद की जिम्मेदारी लेता है सीखने के लिए, तो ज्यादा गहन अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त बच्चे में अब सही गलत की जो क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का जन्म बच्चे के अंदर होता है। अब बच्चा डिसाइड कर पाता है, बच्चे के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग आती है कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। बच्चे का दिमाग जो है उसका विकास होता है, बच्चे की सोच में और समझने की जो क्षमता है अब उसमें बढ़ोतरी होती है। तो स्व अध्ययन के अपने कई सारे लाभ हैं, और इसी कारण से स्व अध्ययन के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है, जो दुनिया भर के एडुकेटर्स हैं, जो शिक्षाविद हैं उनके द्वारा, कि बच्चों को स्व अध्ययन के लिए जरूर प्रेरित करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो स्वयं से पढ़ें। उससे कारण भी है, अब विद्यालय में 5 घंटे 6 घंटे बच्चे के साथ रहते हैं, इसके अलावा बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम शिक्षकों की जब मौजूदगी नहीं होती उसके अतिरिक्त ही वक्त गुजारता है। इस स्थिति में अगर बच्चे के अंदर स्व अध्ययन की आदत पड़ जाए या आदत डाल दी जाए, तो यकीन मानिए बच्चे घर में भी, चाहे वो अभिभावक मौजूद हो या विद्यालय में शिक्षक मौजूद हो अथवा ना हो, बच्चा जरूर अध्ययन कर रहा होगा। अब इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आसपास के माहौल को देख करके सीखना या ऑब्जर्वेशन की जिससे हम क्षमता बोलते हैं, बच्चों की अब ऑब्जर्वेशन की क्षमता भी बढ़ती है जब स्व अध्ययन का भाव उसके अंदर जागृत होता है, या जब वो स्व अध्ययन सीख लेता है, तो वो आसपास के मौजूद वस्तुओं से भी, लोगों से भी बहुत कुछ स्वयं ही सीख रहा होता है। और इसी कारण से हमारे इनोवेटिव टीचर ने इनोवेटिव आइडिया दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं वाद विवाद से स्वाध्याय। रिपीट कर रहा हूं इसका नाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं वाद विवाद से स्वाध्याय। इस नवाचार को दिया है भूमिजा चोपड़ा मैम ने, जो कि ASN मयूर विहार केस 1 दिल्ली से है। इसके अलावा अंकिता जुआल मैम है, अंकिता जुआल बलूनी मैम है, जो कि ज्ञान भारती स्कूल साकेत न्यू दिल्ली से। तो ये 2 मैम हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडिया दिया, जिसका नाम रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं वाद विवाद से स्वाध्याय। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नई बात नहीं है
या कुछ कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हम नहीं जानते। आजकल आए दिन आप न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और वाद विवाद भी आप आए दिन डिबेट देखते हैं, आए दिन न्यूज चैनलों में आप डिबेट देखते हैं जिनमें वाद विवाद पक्ष और विपक्ष बैठ करके करते हैं। या हम पार्लियामेंट की बात कर ले तो पार्लियामेंट में भी, लोकसभाओं में भी या विधानसभा में भी अक्सर आपको वाद विवाद देखने को मिलता है। तो ये कोई नया शब्द नहीं। हम सब जानते हैं कि प्रश्नोत्तर सीखने की प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है। अगर मेरे मन में प्रश्न नहीं आ रहे हैं एक विद्यार्थी के तौर पे, तो निश्चित तौर से पे मैं जिज्ञासु नहीं हूं। और अगर यकीन मानिए बच्चा जिज्ञासु नहीं है तो कुछ बेहतर अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया का जो पहला कदम होता है वो होती है जिज्ञासा। अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर ये भावना है कि मुझे कुछ सीखना है, या उसे हर चीज में प्रश्न उसके मन में आते हैं, तो यकीन मानिए उसका दिमाग बहुत शार्प है और बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, प्रश्नोत्तर सीखने की प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में डाउट आते हैं, हमारे मन में कंफ्यूजन आते हैं तो हम क्वेश्चन भी करते हैं। इंग्लिश में कहते भी हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो आप पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं तो प्रश्न आते हैं, और प्रश्न अगर आप जिज्ञासु है तो प्रश्नों के उत्तर जब तक आप नहीं तलाश लेते, उत्तर जब तक आप नहीं खोज लेते, तब तक आपका मन विचलित होते हैं। तो प्रश्न पूछना या उनका उत्तर तलाश करना सीखने के लिए परम आवश्यक। इसके अतिरिक्त जैसा हम बात करें, अध्ययन के जो मूल उद्देश्य हैं वो किसी भी विद्यार्थी को अपनी क्षमता से परिचित कराना है, कि विद्यार्थी अपनी क्षमता को पहचाने, अपने उस आयाम को पहचाने और उसकी ओर निरंतर अग्रसर हो। तो स्वयं से खोजे, स्वयं से ढूंढे, अपने अंदर भी और अपने बाहर। तो इस गतिविधि में जैसे मैंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं वाद विवाद, इसमें दो गतिविधि है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस गतिविधि में एक समूह पत्रकार बनता है और दूसरा समूह श्रोता देता है। अक्सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ग्रुप जो होता है या कुछ सेट ऑफ पीपल बैठे रहते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और सामने से पत्रकार बंधु होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं और ये उसका उत्तर करते हैं। सेम सेट इसमें भी होता है। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो कॉपी हो सकता है, रजिस्टर, पेन या पेंसिल, सादी पर्चियां, गत्ते का डिब्बा इत्यादि। इसको किस तरीके से किया जाता है, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी, आपने अक्सर देखा होगा और हम सब जानते हैं, हम सभी कभी विद्यार्थी रहे। कई बार ऐसा होता है, और शिक्षक होने के नाते मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात को समझते हैं कि बच्चों का ध्यान अक्सर उत्तर पर होता है, प्रश्न पर नहीं। कई बार आपने गणित के प्रश्न भी अगर सॉल्व किए होंगे तो गणित का प्रश्न आता था, और आपको याद होगा, शिक्षक होने के नाते तो आप अभी भी जानते हैं कि पीछे के जो पेजेस होते हैं बुक्स के, उसमें आंसर छपा होता है। और कई बार बच्चे प्रश्न अच्छे से पढ़ा नहीं और तुरंत उत्तर पहले चेक कर लेते हैं कि उसका उत्तर क्या है, और उसके अनुरूप प्रश्न निकालने की कोशिश करता है, या प्रश्न ढूंढने की कोशिश करता है, प्रश्न समझने की या हल करने की कोशिश करता है। तो बच्चों का जो ध्यान रहता है वो प्रश्न पर कम रहता है, उत्तर पर ज्यादा रहता है। पर यदि प्रश्न ही नहीं पता तो बिना प्रश्न के उत्तर समझा जा सकता है क्या, या उत्तर ढूंढा जा सकता है क्या? नहीं। पहले तो मुझे प्रश्न समझ में आना चाहिए। अगर मुझे प्रश्न सही समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर मैं उसका उत्तर बेहतर तरीके से एक विद्यार्थी के तौर पर समझ सकता हूँ या दे सकता हूँ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के अंदर प्रश्न समझना, कि प्रश्न आखिर है क्या। इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया है, इसके दो प्रारूप हैं। मैं दोनों ही प्रारूप आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से इन दोनों प्रारूप में से किसी भी एक प्रारूप का हम चुनाव कर सकते हैं, या चाहें तो बारी बारी से ऑल्टरनेट वे में, एक दिन हमने इस प्रारूप को किया और अगले हफ्ते हमने दूसरे प्रारूप को किया, ऐसा भी किया जा सकता है।
सबसे पहले पढ़ाने के उपरांत शिक्षक जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के उपरांत उन्हें सूचित करते हैं कि इस विषय वस्तु पे, इस विषय विषय पे हम एक बहुत ही रोचक गतिविधि का आयोजन करने जा रहे हैं और उस रोचक गतिविधि के लिए आप सब तैयार रहिए और उसके लिए आपको इस पाठ्य को, इस विषय वस्तु को बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। और 3 से 4 दिन पहले ही बच्चों को उस पाठ या उस विषय वस्तु के बारे में बता दिया जाता है, बच्चों को टाइम दे दिया जाता है कि बच्चे अपनी तैयारी कर सके। इसके बाद जैसे मैंने कहा, शिक्षक बच्चों में उत्साह बढ़ाने के लिए, इस गतिविधि को या को रोचक बनाने के लिए बच्चों को पहले से ही पूरी जानकारी नहीं देते हैं, जिससे बच्चों के अंदर एक रोचकता बनी रहे। अब इसके बाद पढ़ाए गए पाठों को अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी संबंधित सिद्धांत या विषय पर पर्चियां बनाता है। बच्चों को बोला जाता है कि आप स्वयं से पर्चियां बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जो भी सिद्धांत हो, उनकी आप पर्चियां बना सकते हैं प्रश्न के रूप में। और आप प्रश्न बनाइए, एक पर्ची पे लिखिए और उस पर्ची को मोड़ करके रख दीजिए। एक खाली गत्ता लिया जाता है, उसमें पर्ची जो है प्रश्नों से भरी हुई या लिखी हुई वो डाल दी जाती है। इसके बाद कक्षा में जो विद्यार्थियों ने 2 समूह पे बांट दिया जाता है। एक समूह प्रश्न करेगा और दूसरा समूह उसका उत्तर देगा। ये चाहे तो शिक्षक अपने विवेकानुसार कर सकते हैं, या फिर रोल नंबर वाइज कर सकते हैं, या फिर बच्चे जैसे रो पे बैठे हुए हैं उस रो अनुसार टीचर 2 टीम बना सकते हैं, जो प्रश्न करे और उत्तर दे। अब इसके बाद समूह के जो दूसरे बच्चे रहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में बैठकर संबंधित प्रश्न पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों समूह में से एक एक बच्चे आते हैं और क्रमानुसार वो उसका उत्तर देते हैं। अगर समूह का कोई व्यक्ति गलत उत्तर देता है तो उसी समूह का दूसरा बच्चा या दूसरा विद्यार्थी उसका उत्तर सही कर सकता है या सही उत्तर उसके बाद देता है। इसी तरीके से यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिससे समूह के सभी प्रश्न पूछने वाले बच्चों को भी प्रश्न पूछने का अवसर मिले और उत्तर देने वाले व्यक्तियों को भी या बच्चों को भी उत्तर देने का अवसर प्राप्त। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से सभी बच्चे अपने अपना अध्ययन का आकलन करते हैं। शिक्षक भी ये देखते हैं कि बच्चे आंसर कर पा रहे हैं नहीं, या कई बार ऐसा होता है कि अगर समूह के बच्चे भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षक उसका उत्तर देते हैं। ये तो हुआ एक प्रारूप। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रारूप में। पूर्ण पाठ पढ़ाने के उपरांत शिक्षक बच्चों को गतिविधि के बारे में बताते हैं कि ऐसी कोई गतिविधि पर हम विचार कर रहे हैं और इसका क्रियान्वयन, इस गतिविधि को हम आयोजित अपने विद्यालय में करेंगे। इस विषय वस्तु पे हम पाठ पूछेंगे। शिक्षक बच्चों को अवसर भी दे सकते हैं कि वो विषय चयन कर सकते हैं कि किस विषय पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करानी है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के बाद बच्चों को जब समय दिया जाता है कि वो 3 से 4 दिन का समय है, उस दौरान डिसाइड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और फिर एक निश्चित दिन आयोजन किया जाता है इस पूरी एक्टिविटी का, इस पूरी गतिविधि का, जिसमें बच्चों के समूह बना दिए जाते हैं और इसको शिक्षक चाहे तो पूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला माहौल दे सकते हैं। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम श्योर देखी है तो टेबल के इस पार कुछ लोग बैठे होते हैं और उस पार पत्रकार बंधु के बैठने के लिए जगह बनी होती है। ऐसी स्थिति शिक्षक उस दिन विद्यालय में बना सकते हैं। डेस्क बेंच को इस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, एक तरफ लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले व्यक्ति हैं और दूसरे तरफ लगे कि जो पत्रकार हैं वो बैठे हुए हैं। पत्रकार में से लोग प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो वो प्रश्न पूछते हैं और कॉन्फ्रेंस में बैठा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। अगर वो उत्तर सही देता है तो अच्छी बात है, अगर वो उत्तर सही नहीं देता है तो फिर शिक्षक उसका उत्तर सही करते हैं। बारी बारी से एक एक करके बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है पत्रकारों द्वारा और ये व्यक्ति या ये बच्चे उसका उत्तर देते हैं। शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि विद्यार्थी पत्रकार समूह का हिस्सा बने और इस गतिविधि का क्रियान्वयन जो है वो अभिवक्ता समूह भी सम्मिलित होकर के करें, मतलब दोनों ही टीमों को इसका अवसर दिया जाए।
अब इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आधे प्रश्न जो कॉन्फ्रेंस में बैठे लोग थे उसका उत्तर दे, पत्रकार जो बने थे वो प्रश्न पूछे। अब 8-10 प्रश्न के बाद फिर दोनों की जगह बदल दी जाए, या फिर एक एक हफ्ते के लिए भी किया जा सकता है कि एक हफ्ते पत्रकार बने हुए व्यक्ति प्रश्न पूछेंगे, और अगले हफ्ते जो पत्रकार बने थे पिछले हफ्ते वो अब कॉन्फ्रेंस में बैठे। तो इस तरीके से इन दोनों ही प्रारूप में से किसी भी एक प्रारूप या दोनों ही प्रारूप का क्रियान्वयन विद्यालय में किया जा सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर। आइए बढ़ते हैं, इसमें मैंने कहा वाद विवाद से सौते, तो वाद विवाद भी एक टॉपिक है। वाद विवाद की भी दो गतिविधि है, मैं एक एक करके आपको दोनों गतिविधि बता देता हूँ कि वाद विवाद में गतिविधि कौन कौन सी है। सबसे पहले तो गतिविधि के पीछे की जो मुख्य विचारधारा है वो ये है कि बच्चों का जो उच्च क्रम सोच है उसके कौशल को विकसित करना, बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग का विकास करना, उनके भीतर तार्किक कौशल, बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति और समृद्ध शब्दावली का विकास करना, जिससे बच्चों के अंदर सार्थक विचार को विकसित किया जा सके और बच्चों की जो सोच है उसको और विकसित किया जा सके, उसकी स्मरण शक्ति को, उसके तार्किक कौशल को बढ़ाया जा सके। और ये तभी संभव है, हम बच्चों की तार्किक कौशल, बच्चों की स्मरण शक्ति, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता, बच्चों के कौशल का विकास तभी किया जा सकता है जब उनका ध्यान सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ना रहे या उनका ज्ञान सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही तक सीमित ना रहे, अपितु उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी हो, जब आसपास क्या घट रहा है उसकी जानकारी हो, जब खेल कूद की, राजनीति इत्यादि की जानकारी। और इसी के साथ ये जो गतिविधि है इसको मिडिल स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रियान्वित किया जा सकता है, उनके विद्यार्थियों के समक्ष से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके दो प्रारूप हैं। पहला प्रारूप ये है कि वाद विवाद गतिविधि को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक कुछ विषय विद्यार्थियों को देते हैं। ये विषय सामाजिक, वैज्ञानिक या पाठ्य पुस्तक के किसी विषय से संबंधित होते हैं। बच्चों को अवसर दे दिया जाता है कि वो चयन करें कि वो पक्ष में बात करेंगे इसके या विपक्ष में, और बच्चों को एक टाइम दिया जाता है 3 से 4 दिन का कि वो तैयारी करें और अपनी तैयारी करके विद्यालय आए। अब इसके बाद सब, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कह सकते हैं कि सप्ताह के प्रारंभ में बच्चों को टॉपिक दे दिया गया, बच्चों ने चयन कर लिया कि मैं पक्ष में बोलूंगा अथवा विपक्ष में, या फिर निश्चित दिन, फॉर एग्जाम्पल शनिवार के दिन बच्चे खड़े आते हैं, एक एक करके बारी बारी आते हैं और पक्ष और विपक्ष में उन टॉपिक्स के बोलते हैं जो टॉपिक उन्हें दिए गए थे। अब इसमें जो शिक्षक होते हैं और जो साथी बच्चे होते हैं वो जज करते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से बोला। इसमें 3 से 4 लोगों की एक ज्यूरी, एक कमेटी बना दी जाती है जो आकलन करती है कि बच्चा किस तरीके से बोल रहा है, बच्चे के हाव भाव कैसे थे, बच्चे का भाषा ज्ञान कितना है, शब्द ज्ञान कितना है और प्रस्तुतिकरण बच्चे का कैसा है। इसके अतिरिक्त ये हुआ पहला तरीका। इसमें चुनाव किया जाता है कि किस बच्चे ने सबसे बेहतर बोला, और जो बच्चा सबसे बेहतर बोलता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज बच्चों को दिया जाता है और तालियों के माध्यम से इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रारूप है, पहले प्रारूप में तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को कुछ दिन का समय मिलता है। दूसरे प्रारूप में जिसे हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं, इसमें बच्चों की 2 जोड़ियां बना दी जाती हैं और उन्हें पहले ही पूछा जाता है कि तुम पक्ष में बोलोगे और तुम विपक्ष में, मतलब सारे बच्चों की जोड़ियां बना दी जाती है 2-2 बच्चों की, और उसमें से हर बच्चे को, एक बच्चे को फेवर में बोलना है और एक बच्चे को अगेंस्ट में, मतलब एक बच्चा पक्ष में बोलेगा और दूसरा बच्चा विपक्ष में, और वो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन पक्ष में बोलेगा कौन विपक्ष में, बिना बच्चों को विषय की जानकारी दिए हुए। बच्चों को पहले से कोई विषय की जानकारी नहीं होती है, पहले प्रारूप के विपरीत। अब बच्चे को कोई जानकारी नहीं है, बच्चों को बस इतना पता है कि मुझे पक्ष में बोलना है अथवा विपक्ष में। बच्चों के द्वारा ही पर्चियां तैयार की जाती हैं और उन पर
पर्चियों को एक गत्ते के पे या एक बॉक्स पे, गत्ते के बॉक्स में रख दिया जाता है। बच्चे एक एक कर पर्ची उठाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल टीम ए के बच्चे ने एक हाथ डाला, पर्ची उठाई। अब जो शब्द आया उसके बच्चे को फेवर में अथवा आगे इसमें बोलना है, मतलब पक्ष में अथवा विपक्ष में बोलना है। अब इसके लिए बच्चों को 15 से 20 मिनट का समय दे दिया जाता है पर्ची निकालने के बाद। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि पहला बच्चा आया, जब शिक्षक बोल रहे हैं, सारे बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, तो वो बच्चे पर्ची उठा उनको दे दी जाती है पहले टीम को। अब वो पर्ची देख के 15 मिनट पढ़ रहे होते हैं, 20 मिनट पढ़ रहे होते हैं, जितना टाइम उनको दिया जाता है। अब जब ये 15-20 मिनट जब बच्चे तैयारी कर चुके, ये जब बोलने आते हैं, तो उसी टाइम पे दूसरे बच्चों को पर्ची या दूसरी टीम को पर्ची दी जाती है, जिससे सारे बच्चों को समय मिल सके और बीच में कोई गैप ना आए। अब बच्चों को जब 15-20 मिनट पहले ही पर्ची दी गई, तो बच्चे जल्दी जल्दी अपने पॉइंट्स बनाते हैं, उनके सोचने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। अब बहुत ही लिमिटेड टाइम में बच्चों को बहुत तेजी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होते हैं कि मुझे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखने हैं, किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पर अगर मैं पक्ष पे हूँ अथवा विपक्ष पे हूँ तो मेरी बात मैं ज्यादा प्रमुखता से रख सकता हूँ, ज्यादा ठोस तरीके से रख सकता हूँ। अब बच्चे अपने पॉइंट्स रखते हैं और पक्ष और विपक्ष में स्टेज पे आकर के बोलते हैं। शिक्षक आकलन करते हैं, जो ज्यूरी बनी होती है वो आकलन करती है कि बच्चे का बोलने का तरीका कैसा है, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बच्चे का विषय ज्ञान कितना है, बच्चे का शब्द ज्ञान कितना है और बच्चे का प्रेजेंटेशन कितना है, और उसके आधार पर बच्चों का आकलन किया जाता है। जिस विद्यार्थी ने सबसे बेहतर बोला उसको सम्मानित किया जाता है। ऐसे 3 विद्यार्थियों को फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दी जाती है और शिक्षक भी फिर उस विषय के पक्ष अथवा विपक्ष दोनों पे भूमिका बांधते हैं और दोनों के महत्व या किसी भी वस्तु के या किसी भी विषय के क्या परिणाम है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए समापन करते हैं उस दिन की सभा का या उस दिन के एक्सटेम्पोर डिबेट, वाद विवाद या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थे नवाचार। इससे क्या फायदा होता है, आइए थोड़ा सा इसके फायदा को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला फायदा, जैसे मैंने कहा कि बच्चों की सोचने की, समझने की, स्मरण की शक्ति जो है वो बढ़ती है। दूसरा, बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागृत होती है, बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनता है और अगर बच्चा जिज्ञासु है तो यकीन मानिए वो जीवन में निश्चित तौर पर कुछ बेहतर प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त तर्क वितर्क करने की विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ती है और इस क्षमता से विद्यार्थियों की जो पकड़ होती है विषय को मजबूत बनती है। अब बच्चा, जिसे हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि अब लाइन के बीच में गहराइयों से विषय वस्तु को समझता है और उसकी जो पकड़ बनती है सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे, बहुत मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त चाहे प्रश्न पूछना हो या फिर उत्तर देना हो, विषय पर अध्ययन अवश्य करना पड़ता है। अगर आपको प्रश्न पूछने हैं, प्रश्न ढूंढना है, तो आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा, तभी आप प्रश्न लिख सकते हैं। तो दोनों ही केस में बच्चे को विषय अध्ययन अवश्य करना पड़ता है और इससे या इस नवाचार से बच्चे को गहराई से सब्जेक्ट समझने की या उसे पढ़ने की आवश्यकता होती है और जो पढ़ेगा तो वो समझेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों में सही उच्चारण, ठहराव और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ाने में या पढ़ने की भी जो क्षमता है उसका विकास होता है। बच्चों की शब्दावली समृद्ध होती है, बच्चों को नए नए शब्द मिलते हैं, उन्हें किस तरीके से प्रयोग करना है उसका भी विकास होता है। अपनी भाषा में किस तरीके से उतार चढ़ाव लाना है बच्चों को ये भी पता चलता है और बिना गुस्सा किए किस तरीके से शांत भाव से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा दिया जाता है या पहुंचाया जा सकता है, ये गुण रहस्य बच्चा सीखता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जब आत्मविश्वास से प्रश्न पूछते हैं सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के समक्ष या फिर उत्तर देते हैं सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के समक्ष, तो उनके अंदर धीरे धीरे अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता है या उनका जो कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ता है। तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा कि इस नवाचार के कितने लाभ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नवाचार आज हमने डिस्कस किए आपको पसंद आए होंगे। और अब समय आता है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस नवाचार से संबंधित
या फिर इस प्रोग्राम से संबंधित, या फिर कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। मुझे आपके अनुभव सुनकर हार्दिक खुशी हुई। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो हेलो इतनी देर तक हेलो 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 हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नाम हाँ, जान मैं सकता हूँ नसरीन आपका? बेगम सर, श्रीमती नसरीन बेगम, कल आपसे पूछी थी ना। हाँ जी नसरीन मैम। हाँ, तो कल मैंने डाला है सर, तो कंफर्मेशन तो आ गया है आइडिया सबमिट का। जी, तो कल आपने तो आइडिया सबमिट कर दिया है और उसका जी कंफर्मेशन आपको प्राप्त हो गया है। जी सर। धन्यवाद मैम जी। तो आपको, आप तक कब आएगा सर वो? हाँ जी मैम, तो अब हमारी जो ज्यूरी है, जो टीम है, जो आइडिया रेटिंग टीम है, जी अब जी। उस नवाचार को पढ़ती है। उस अच्छा अच्छा। नवाचार को पढ़ने के बाद आपसे संपर्क करेंगे जी कि जी मैम किस तरीके से आपने इसको क्रियान्वित किया, जी किस जी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है इत्यादि। तो वो जी सारी जी जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे। उसके जी बाद फिर नवाचार आपका संकलित होगा। हो सकता है आपसे फोटो इत्यादि भी मंगाई जाए कि किस तरीके, या जी कुछ एक्टिविटी आपने कर किया है तो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसकी फाइल आपसे मंगाई जा सकती है। फिर जी अगर सारे पैमानों पे खरा उतरता है तो ऐसे नवाचारों को हम पुस्तकबद्ध करते हैं और फिर हमें प्राप्त होता है। जी। ये प्रोसीजर है नसरीन मैम, नवाचारों का थैंक यू श्रृंखला। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच नसरीन मैम। थैंक यू। इसके अलावा हेलो किस हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैं प्रफुल्ला देसाई गोवा से बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग प्रफुल्ला मैम जी, बताइए। सर, मुझे थोड़ी शंका है, तो मैं पूछ पूछ सकती हूँ ना बच्चों के बारे प्लीज में? प्लीज मैम, प्लीज हाँ गो अहेड। हाँ। सर, अभी आपने बताया, मैं बहुत आपसे बहुत सहमत हूँ, मुझे बहुत पसंद आया आपका बोला तो एक्सप्लेनेशन। सो मुझे एक ही पूछना था। मैं पहले हाई स्कूल में पढ़ाती थी, अभी प्राइमरी सेशन में हूँ। तो थोड़े बच्चे ऐसे हैं, उनके माँ बाप बाहर रहते काम के लिए अब्रॉड। कुछ नानी के ऐसा नानी भी हैं, उन वो लोग उनको उनका देखभाल करते। तो ऐसे 5-6 बच्चे मेरे क्लास में हैं। तो वो अच्छा से ध्यान से सुनते, उनका बाकी विकास अच्छा हुआ, लेकिन लिखने को सर वो बहुत परेशान करते। कुछ ही लिखो बोला तो नहीं, मेरा हाथ दर्द होता ऐसा। सो वो लोग को कैसे बोला तो हटाड़े, हाउ जस्ट टू टेक देयर केयर रिगार्डिंग दिस, आई वांटेड टू नो मींस इन डिटेल, लाइक व्हाट दे से, नो टीचर आई डोंट वांट टू राइट, माय हैंड्स आर पेनिंग ऐसा। बोला तो कुछ तो, और लिखाण में बहुत पीछे रहते। उसका बारे में मुझे आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए। डेफिनेटली प्रफुल्ला मैम, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको इंग्लिश में इसका बताऊं या हिंदी में बताऊं? हेलो हेलो। हाँ सर, आप कौन सी भाषा में बोल सकते हो, हिंदी में मैं या मैं इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकता हूँ। कोंकणी मेरे को इतनी नहीं आती है, नहीं तो सर, नो कोंकणी या नो मराठी नहीं प्रॉब्लम बोल सर। पाऊंगा बहुत। नो नो प्रॉब्लम सर, आप हिंदी में बताइएगा जरूर, श्योर और श्योर इंग्लिश में भी। Sure. So, ma'am, I do understand because I have been to Goa and I had a discussion with the SPD sir and the ma'am over there. So, I definitely know कि बहुत सारे दूसरे एरियाज से लोग वहाँ काम के लिए आते हैं और उनको उनके जो बच्चे हैं कई बार माइग्रेटेड होते हैं या फिर पेरेंट कहीं और काम कर रहे होते हैं, तो घर पे उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है उनके पेरेंट्स, क्योंकि वहाँ पे है नहीं, गार्डियंस इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बिल्कुल मुझे पता है कि ये दिक्कत है और कई बार ये होता है कि बच्चों को आप होमवर्क देते हो, जैसे आपने कंसर्न बताया कि सर बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं, स्पेशली जब वो राइटिंग वाला होमवर्क होता है, सो दे अवॉइड डूइंग दिस। उसके लिए मैम मैं व्हाट आई कुड सजेस्ट फ्रॉम माय एंड इज दैट make those students sit in the class, give Yeah. them like a liner or two liner to write it down in their copies. First inform them that what are the habits of, या what are the advantages of writing. उन्हें ये बताइए कि जो आप फॉर एग्जांपल बच्चों को कार्टून कैरेक्टर बहुत फैसिनेट करते हैं, तो उन्हें Sure. ये बताइए कि जो कार्टून वगैरह आप देखते हो तो आपको पता है इनको ऐसे ही जाके कोई नहीं बोल देता है, पहले इसकी स्क्रिप्ट बनाई जाती है
स्क्रिप्टिंग होती है उसको लिखा जाता है। जब आप लिखोगे तो आप, कई बार ऐसा होता है ना, बोलते हो तो वर्ड नहीं मिलते हैं, जब आप पहले से लिख लेते हो तो आपके पास हमेशा वर्ड रहते हैं, आप भूलते नहीं हो। क्वेश्चंस के आंसर अगर आप भूलते हो तो अगर आप उनको लिख लोगे, लिख के देखोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो हमें अगर कुछ सीखना है, जैसे आपने कहा कि उन बच्चों का विकास जो है, ग्रोथ या डेवलपमेंट अच्छी हो रखी है, बट वो लिखने से भागता है, तो सबसे पहले हमें उन्हें लिखने के इम्पोर्टेंस को समझाना होगा। हमें उन्हें ये बताना होगा, अगर कार्टून कैरेक्टर उन्हें पसंद है या मूवीज पसंद है तो हम उन्हें बता सकते हैं कि ये काम सब लिखे जाते हैं। आपकी बुक में भी जो सारी बातें, ये बहुत महान लोग थे और उन्हें ये सारी बातें लिखी पहले, अगर इन्होंने लिखी नहीं होती तो अब तो हम तक ये बातें पहुंचती ही नहीं। तो ये लिखने के महत्व को सबसे पहले, इम्पोर्टेंस को सबसे पहले उन्हें समझाएं मैम। अगर बच्चा ये समझ गया कि राइटिंग का इम्पोर्टेंस है, और आप उन्हें 1 लाइनर 2 लाइनर लिखने को दीजिए, जब वो लिखे तो उनकी तारीफ कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए कि अरे तुम बोल रहे थे तुम्हारे हाथ में दर्द है, पर मैं तो देख रही हूँ तुमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तुम्हारी राइटिंग भी बड़ी अच्छी आई है। इसको ना, अगर बच्चे की पुअर है हैंड राइटिंग तो थोड़ा सा उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं इस तरीके में कि आपकी राइटिंग तो फिर भी अच्छी है, ये हैंड दुख रहा था आपका, आपने बताया, लेकिन अगर ना आपका हैंड दर्द नहीं करे और आप इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करो तो देखना ऐसा लगेगा कि आपने प्रिंट किया हुआ है, ऐसी हैंड राइटिंग आएगी आपकी। तो अच्छा आप ना इसको बहुत अच्छा कर सकते हो। जब इस तरीके से बच्चे अप्रिशिएट करते हैं ना हम, तो धीरे धीरे अच्छा आप खुद इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वही बच्चे जो भाग रहे थे, दे वर रनिंग अवे, दैट अच्छा आई डोंट वांट टू राइट, आई एम हैविंग अ पेन इन माय हैंड और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, yeah दे yeah वुड बी द सेम स्टूडेंट who yeah would be the one having the best handwriting in their classes. मैं इसका इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ प्रफुल्ला मैम, because I am one of the example of those students. yeah yeah I was the student till fifth. मेरी writing ऐसी थी कि उसे कोई पढ़ के समझ नहीं सकता था. So there was a teacher, S.P. Pandey sir is the name of the teacher. So he अच्छा taught me social science and Sanskrit also it used taught us. So अच्छा he was the teacher. He said that since he had two subjects, one social science which was in English and the other one was Sanskrit which was in Sanskrit, Hindi. Hmm. So he told me to come with writing at least 10 lines of both the subjects, in English or Hindi, anything, whatever I like. और रोज जैसे ही वो क्लास में एंटर करते थे, द फर्स्ट हैबिट ऑफ हिम वाज टू चेक whether I have written it or not. So yeah that helped me a lot. I was the person who had the poorest handwriting in the entire class. After a year, I was the student जिसकी को लोग मतलब 8th 9th में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, आई एम श्योर यू नो। तो प्रैक्टिकल में जो फर्स्ट पेज होता था, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझसे लिखवाते थे कि तू कैलीग्राफी से लिख और तू हमारा नाम सब्जेक्ट एक्सेट्रा लिख। So wow wow I used to take an advantage for the same because I am poor in drawings and all. So okay I used to do bargaining with them that okay, let's come to a point. I'll write your name. You will draw a diagram for me in my practical copy. So this is what changed my handwriting with a small effort of my teacher. So I'm yeah sure कि बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे प्रफुल्ला मैम, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर राइटिंग, or they will be more interested to write. yeah yeah. So likewise, I keep sometimes competitions. So I just encourage them. Just some prizes I'll be giving. So otherwise, even like alternate days, some sweets I'll take to school and I will just distribute them just to because some children they stay at home. I don't want to write. Teacher will give homework, but parents they demand homework. Sir, they say teacher didn't give something to write, so they demand. Means those even grannies are there. They say my teacher has not given homework, but these children they don't want to write, only any homework is given, no, they'll come as it is. But orally whatever questions like I ask, I try to inculcate in them that they give me good this thing, so good reply whatever questions I ask, generally orally they do everything. So somewhere else I won't be satisfied, sir, I will feel that. So that's why like whatever you have told me, see, I agree to that. And sometimes I keep these competitions like same way, but even though somewhere else I feel I don't know why I'm lacking because of that, so I wanted to clear my doubts, sir.
So thank you so much. I Yeah. hope that this would have helped, ma'am. And one Yeah. more thing, if the student Yeah. is answering, for example, you said that when you ask them orally, they are very good at answering the question, Yeah. answers to the question that you ask. Yeah. So, what I would suggest from my end is just interrupt them at that point of time. That I Yeah. know you have given the answer, but and since you said that you distribute chocolate or Yeah. toffee, etc., to them, sweet, Yeah. etc., to Yeah. them, so do tell them that when you will write it down on a Yeah. piece of paper, then only I'll accept it and I'll give you a chocolate for a toffee for this. So Yeah. just try to get them interested toward the same. Also, if they have any cartoon character, if they like any cartoon character or Yeah. any movie, ask Yeah. them to write the why they like that cartoon character, Yeah. why they like this thing, or what is their favorite dish, why, if that is their favorite dish, what is there in that thing which they like the most. So when Okay. I have an option to write something for the thing which I like most, so I will be Yeah. more fascinated to write the topic or the write it, rather than writing anything about the subject matter, right? So Yeah. ask them first to write on the thing, the subject, the person, the area, the city which they like most. Yeah. And Yeah. when it would be something which they like most, they definitely would be interested to write it down. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so Pleasure much. is all mine, Prafulla ma'am. Thank you so much. It was pleasure talking to you. Yes, sir. Yes, sir. Sure. इसके अलावा भी कोई शिक्षक अपने प्रश्न या क्वेरी या एक्सपीरियंसेस साझा करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मुझे मुझे इस वेबिनार में मेरे साथ शामिल होने के लिए, मुझे सुनने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अपने सेशन पे जा रहे होंगे, हम मतलब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जब आप टीचर अपने स्कूल जा रहे होंगे, जब हेलो हेलो जब बच्चे स्कूल आना चालू करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन नवाचारों में से कम एक नवाचार जो आपको पसंद आया, आप उसे निश्चित तौर पर अपने विद्यालय पे क्रियान्वित कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल एक दूसरी केस स्टडी भी कुछ दूसरे नवाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।